So now we are going to proceed with our miscellaneous exercise. The first question is write down a unit vector in xy plane. आपको एक यूनिट वेक्टर लिखना है, किस प्लेन में शो करना है इसको, एक्स वाई प्लेन. ठीक है. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. क्या कहा? मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस. दिस इज द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, लेट द यूनिट वेक्टर जो हमें फाइंड करना है दैट इज एक्स कैप. अब आपको पता है एक्स कैप यूनिट वेक्टर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो एलएमएन की फॉर्म में होती है. ये हमने पढ़ा था. नॉर्मल वेक्टर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. बट जो यूनिट वेक्टर होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन. ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज. एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप. बट यहाँ पर जो है मैंने एन के कैप को नहीं लिया. वो आपको समझ में आ भी क्या होगा, बिकॉज सिर्फ एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, नॉट एक्स वाई जेड. 3 डायमेंशनल होता है. ये होता है एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये होता है जेड. तो जेड नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो इस यूनिट वेक्टर की होगी वो क्या होगी? एल आई कैप प्लस एम जे कैप. ठीक है. और एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड एम इज इक्वल टू कॉस थीटा. अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया कि ये जो यूनिट वेक्टर है दैट एक्स कैप विद द यूनिट वेक्टर, ये जो यूनिट वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? इट इज मेकिंग 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. टोटल आपको पता है ये 90 डिग्री होता है. तो अगर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो वाई एक्सिस के साथ कितना बनाएगा? 60 डिग्री. एम आई राइट? कैन आई से दैट दिस यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू cos 30, बिकॉज ये आपका अल्फा है and this is your beta. So unit vector will be equal to cos 30 degree I cap plus cos 60 degree j cap. What is the value of cos 30 degree? That is root 3 by 2. What is the value of cos 60 degree? That is 1 by 2. Is it clear? ठीक है. सेम टाइप का जो है आपका एग्जाम्पल है 26. एग्जाम्पल 26 तो पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल 26. So example 26 is write all the unit vector in xy plane. Write all the unit vectors in xy plane. Okay. Again, let unit vectors be x cap. xy plane तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? एल आई कैप प्लस एम जे कैप. देखो ये आपका यूनिट वेक्टर. अगेन एंगल मेड बाय दिस यूनिट वेक्टर विद एक्स एक्सिस, लेट इट बी अल्फा. and angle made by this unit vector with y axis, let it be beta. तो ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ. ये 45 डिग्री नहीं होता है, ये अज्यूम मत कर लेना. हाँ ये है कि अल्फा और बीटा का जो सम है दैट इज 90 डिग्री. इसीलिए केस में आपको और दिखा रहा हूँ. ये देखो ये आपका एक्स कैप है और यू कैन सी दैट यहाँ आपका जो यूनिट वेक्टर है वो 45 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है. तो ये अजम्पशन बिल्कुल मत सोचना कि 45 डिग्री पर होता है, इक्वल नहीं होता है. बट अल्फा और बीटा इन कंपोनेंट्स का जो सम होता है, ये डायरेक्शन एंगल्स होते हैं, इनका जो सम होता है दैट इज 90 डिग्री. एल मीन्स कॉस अल्फा, एम मीन्स कॉस बीटा. एज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कैन आई से दैट बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा. So while putting the value of beta in this equation, what we will have? That x cap is equal to cos alpha I cap plus cos. In place of beta, we will put 90 degree minus alpha. So cos 90 minus theta is sin theta. It means आपने क्या आपकी कंप्यूटेशन क्या आपने क्या फाइंड किया यहाँ पर? एक्स वाई प्लेन में कोई भी जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? दैट एक्स कैप इज इक्वल टू cos अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप. इज इट क्लियर? अल्फा अल्फा. अब देखो इसी चीज को यूज करके आप वो जो क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने किया है आप उसको फाइंड कर सकते हो. मीन्स यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या है?
अगर आप क्वेश्चन में आओ, making an angle of 30 degree with positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis, that is, this is the value of alpha. So while putting this value in this equation, required unit vector will be equal to x cap is equal to cos 30 degree I cap plus sin 30 degree j cap. What is the value of cos 30? That is root 3 by 2. So root 3 by 2 I cap plus 1 by 2 j cap. You can see that same answer we have got here. That x cap is equal to root 3 by 2 I cap plus 1 by 2 j cap. Clear हो गया concept? Is it clear? ठीक है. Now let's move to the next question. That is question number 2. That is question number 2. Question is, find the scalar component and magnitude of the vector joining the points P, x1, y1, z1 and Q, x2, y2, z2. P points के coordinates क्या हैं? x1, y1, z1. And coordinates of point Q are x2, y2 and z2. आपको स्केलर कंपोनेंट फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ वेक्टर. बहुत सिंपल है, x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. इज इट क्लियर? ठीक है. अब आपसे पूछा जा रहा है स्केलर कंपोनेंट, तो क्या होंगे? x2 minus x1, y2 minus y1 और z2 minus z1. एंड मैग्नीट्यूड, तो PQ वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, बताओ भी क्या होगा? अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square और z2 minus z1 square. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. Is it clear? क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है. You can see the presentation. That PQ vector is equal to x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. Now scalar component is x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, and its magnitude is square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. Is it clear? यहाँ पे सारी चीजें clear है. ठीक है. Now next question is question number 3, and the question is, a girl walks 4 kilometer towards west. एक लड़की है जो 4 किलोमीटर वॉक कर रही है टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन. Then she walks 3 kilometer in a direction 30 degree east of north. Then 3 kilometer in this direction, 3 kilometer in the direction of 30 degree east of north. East of north. 3 kilometer east of north and stop. Determine the girl's displacement from her initial point of departure. This is a very good question. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखो इसकी फिगर को समझना है. अगर फिगर क्लियर होगी तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. ध्यान से देखना. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने एक एक्सिस बना दिया. ये हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. और वन बाय वन फर्स्टली जो गर्ल्स है वो किस डायरेक्शन की तरफ गई है? वेस्ट डायरेक्शन. तो लेट दिस बी द ओरिजिन पॉइंट, और यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ हो गई. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस इज द इनिशियल पॉइंट. दिस इज द इनिशियल पॉइंट. ये वेस्ट की तरफ गई है. कितना गई है? 4 किलोमीटर. देन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. देखो आपने एक एक्सिस बनाया, ये फाइनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट. यहाँ से उसने चलना शुरू किया, अभी वो सी पॉइंट पर है. यहाँ मैंने एक एक्सिस बनाया, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो ये हो गया आपका
टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। अब नॉर्थ की तरफ नहीं जाना है, नॉर्थ से 30 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ की ईस्ट डायरेक्शन 30 डिग्री। तो यहाँ से मैं 30 डिग्री स्विच हुआ नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट है, तो इस तरफ आप थोड़ा 30 डिग्री टिल्ट हो गए। फिर वो लड़की जो यानी कि वो इस डायरेक्शन में गई है, जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इस सी पॉइंट से वो इस डायरेक्शन पर गई है। और कितना ट्रैवल किया उसने? शी ट्रेवल्स 3 किलोमीटर। लेट दिस डिस्टेंस बी 3 किलोमीटर। नाउ शी इज एट पॉइंट बी, नाउ शी इज एट पॉइंट बी। अब आपसे ही पूछा जा रहा है कि उसके इनिशियल पॉइंट से उसके फाइनल पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना, डिस्प्लेसमेंट कितनी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो आपको जो फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है दैट इज ए बी। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ए बी। यहाँ पे सारी बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। तो फाइंड इट को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, डायग्राम आपको क्लियर हो गया है। वी जस्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर, डॉटेड ड्रॉ करोगे, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर BD ऑन दिस लाइन। Now can I find the value of can I say that, देखो अगर ये 60 डिग्री है, ये कितना आपका 60 डिग्री, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये जो डिस्टेंस है CD दैट इज योर बेस। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, व्हाट यू विल से? इट विल बी परपेंडिकुलर √3/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज BC। नाउ साइन 60 इज √3/2। तो BD आपका जो है वो आपको फाइंड करना, और BC जो है आपका दैट इज 3। तो BD इज इक्वल टू 3√3/2, 3√3/2। तो आपके पास एक y एक्सिस का जो कंपोनेंट है ये आपने फाइंड करना। इज इट क्लियर? तो आपके पास इस कंपोनेंट की वैल्यू आ गई दैट इज 3√3/2। नाउ कैन आई से दैट इन दिस ट्राइंगल BDA, BDA, अच्छा यहाँ पर देखो ये पूरा कितना है आपका, ये पूरा कितना है आपका 4 है, ये पूरा कितना है आपका 4। अगर मैं यहाँ से अगर आपको बोलूँ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री इस ट्राइंगल में BDC, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, तो ये जो ट्राइंगल है BCD, ये ट्राइंगल, तो अगर मैं इसमें cos 60 की वैल्यू पूछता हूँ तो इट विल बी CD दैट इज बेस upon hypotenuse that is BC. Am I right? What is the value of cos 60? That is 1/2. CD I have to find, and value of hypotenuse is 3. Can I say that CD is equal to 3/2? Now if CD is 3/2, ये portion जो है आपका green वाला, ये आपका 3/2 है। Can I find the value of this AD? बोलो भाई, क्या AD हम find कर सकते हैं? Yes, it will be equal to 4 minus 3/2. 3 to the 6 minus 3 that is 3/2. एलसीएम लोगे 2 हो जाएगा, 4 to the 8, 8 minus 3 that is 5/2. इज इट क्लियर? ये कितना हो जाएगा 5/2। तो वी हैव फाइंड दिस कंपोनेंट AD। और मुझे एक बात बताओ, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट। अब मुझे अगर इस AB वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, AB वेक्टर, तो देखो अगर आप एक्स एक्सिस में देखो तो जो इसकी मूवमेंट है एक्स एक्सिस में, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो इसकी मूवमेंट है, इट इज फ्रॉम A to D, it is from A to D, am I right? A to D, that is from right to left, और AD जो है आपका that is 5/2। तो मुझे बताओ ये AB वेक्टर की वैल्यू एक्स एक्सिस में कितनी होगी? रेज योर हैंड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AB वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस? अगर इनिशियल पॉइंट A है और विद रिस्पेक्ट टू Y एक्सिस इसने कितना जो इसकी डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम A to D। यस प्रणय? -5/2। वेरी गुड, -5/2। और कंपोनेंट्स क्या आएगा एक्स एक्सिस पर? I cap। ठीक है, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो y एक्सिस पर जो मूवमेंट है वो कैसी होगी?
दिस विल बी द मूवमेंट फ्रॉम डी टू बी, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। और ये जो डीबी लाइन है ये आपका 3√3/2। तो वाई एक्सिस पर व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, ऑन वाई एक्सिस व्हाट विल बी इट्स वैल्यू फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन। और इसकी जो लेंथ है आपकी वो 3√3/2 है। तो कैन आई से दैट इट विल बी प्लस 3√3/2 j cap? Is it clear? So this is the required displacement in terms of a vector. ये उस गर्ल की इनिशियल पोजीशन थी, नाउ शी इज एट पॉइंट बी। तो in terms of a vector, what will be its value? What will be the value of displacement? That is -5/2 I cap -5/2 I cap plus 3√3/2 j cap. क्लियर हो गया? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ what we did here. First of all, we find the value of BD. BD हमारा कितना आया था 3√3/2. Then by using cos 60 degree, we find the value of CD. Now we know that AC is equal to 4 and CD is equal to 3/2. So by using both these values, we find the value of AD. AD हमारा कितना आ गया 5/2. तो इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट पे मैंने अगर एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस मेजर किया इन टर्म्स ऑफ अ वेक्टर कंपोनेंट, तो ये आ गया आपका 5/2 I cap. वाई माइनस बिकॉज राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो फिर इस इनिशियल पॉइंट से लेफ्ट और फाइनल पॉइंट पर अगर वाई एक्सिस पर हमने देखा तो मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड है। और ये लेंथ कितनी थी 3√3/2, तो टूवर्ड्स अपवर्ड है, दैट इज पॉजिटिव। So 3√3/2 j cap. Is it clear? You can see that first of all we use in right triangle BDC. In right triangle BDC, sin 60 degree is equal to perpendicular upon hypotenuse. That is BD upon BC. Sin 60 degree is √3/2 BD and BC is 3. BC is 3. So BD is equal to 3√3/2. BD is equal to 3√3/2. 3√3/2. Then cos 60 degree. Cos 60 degree. Cos 60 degree is what? CD upon BC. CD upon BC. Cos 60 degree means 1/2. So CD is equal to 3/2. So we find the value of AD, which is AC, that is 4 minus CD 3/2, that is 5/2. It means displacement of girl, which is AB vector, is minus 5/2 I cap plus 3√3/2 j cap. Is it clear? Okay. Let's move to the next question, that is question number 4. Question number 4 is if vector A is equal to vector B plus vector C. If vector A is equal to vector B plus vector C, then is it true? आपसे पूछा जा रहा है तो क्या ये जरूरी है कि जो इनका मैग्नीट्यूड होगा, like magnitude of vector A will be equal to magnitude of vector B plus magnitude of vector C? ये आपसे पूछा जा रहा है। Is it clear? क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है, ओके। तो देखो वेक्टर ए जो है आपका वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के इक्वल है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी के इक्वल होगा? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपको पता है किसी भी ट्राइंगल की जो 3 डायमेंशंस होती है उनके बीच में क्राइटेरिया क्या होता है कि सम ऑफ 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। लाइक अगर ये ए है, ये बी है, सी है, अगर मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं, आपने यहाँ पे लिखा 2, 3 और 5, आपने कहा कि क्या ये ट्राइंगल की साइड्स हो सकती है? मैं कहूँगा नहीं हो सकती। व्हाई? बिकॉज 2 + 3 जो है, सम ऑफ 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ 2 साइड्स इन टर्म्स ऑफ ए वैल्यू, वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की टर्म्स में सम ऑफ 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। आप यहाँ पर कह रहे हो कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड,
मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ, वैल्यू ऑफ अ साइड, so it's not possible. Is it clear? This is not possible because in a triangle sum of two side is always greater than the third side. समझ में आ गया? ये लॉजिकल क्वेश्चन था आपका, ठीक है. Let's move to the next question, that is question number 5. The question is, find the value of x for which x I cap x within bracket I cap plus j cap plus k cap is a unit vector. आपको ये कहा जा रहा है कि इस x की वैल्यू क्या होगी, इस x की वैल्यू क्या होगी, सो दैट उस वैल्यू को पुट करके ये एक यूनिट वेक्टर बन जाए, ये पूरा जो है एक यूनिट वेक्टर बन जाए. फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट x within bracket I cap plus j cap plus k cap, so that this value becomes a unit vector. तो x की हम क्या वैल्यू पुट करें, तो ये एक यूनिट वेक्टर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर आप x को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, व्हाट विल बी लेफ्ट, एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप. अब ये जो वैल्यू है ये एक यूनिट वेक्टर के इक्वल होनी चाहिए. लेट दैट यूनिट वेक्टर भी ए कैप. अब अगर ये एक यूनिट वेक्टर है, अगर ए कैप एक यूनिट वेक्टर है, कैन आई से दैट जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के इक्वल होगा, यस और नो? उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज रूट 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये हो जाएगा रूट 3x इक्वल टू 1. अब जो x की वैल्यू होगी वो प्लस माइनस होगी. वाई प्लस माइनस, मैंने आपको बताया था कि जो रेंज होती है cos थीटा की वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके पाई तक. तो 0 और 90 के बीच में पॉजिटिव होता है और 90 और 180 के बीच में क्या होता है, नेगेटिव. तो जो x की पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या होगी, प्लस माइनस 1/√3. इज इट क्लियर? बिकॉज यूनिट वेक्टर तो ये क्या होंगे, डायरेक्शन एंगल्स, दैट इज इन टर्म्स ऑफ ए कॉस. जो भी इसकी वैल्यू होगी वो प्लस माइनस में होगी. भाई क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन इज, find a vector of magnitude 5 units and parallel to the resultant of vector a and vector b. पहले तो वेक्टर a क्या है आपका, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप. देन वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. मुझे बताओ, अगर आपके पास दो वेक्टर्स, एक वेक्टर a और वेक्टर b, तो जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, लेट इट बी r वेक्टर, वो किसके इक्वल होगा? दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? ऐड करके. ऐड करके, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b. अब आपको कहा जा रहा है फाइंड अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 यूनिट, और वो पैरेलल है, पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर. मींस ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो वेक्टर आपको फाइंड करना वो इस रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल है. तो कैन आई से दैट, मान लो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, जो वेक्टर आपको फाइंड करना वो इसके पैरेलल है. लेट दिस बी, लेट एक्स वेक्टर बी दैट वेक्टर, ये इसके पैरेलल, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके 5 यूनिट है. यानी कि जो भी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा इसका 5 टाइम्स होगा. तो मुझे ये बताओ, इन अ डायरेक्शन या पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, तो ये कौन सा वेक्टर है? ये हमने किया था. कौन सा वेक्टर मतलब? जैसे ये एक वेक्टर जो आपको फाइंड करना वो इस वेक्टर के पैरेलल है, तो कहने से दैट ये जो वेक्टर है वो इसी की डायरेक्शन में है. डायरेक्शन तो दोनों की सेम है. अगर एक वेक्टर आप फाइंड करना होता है जो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में होता है तो उसको क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर नहीं होता, उसको कहा जाता है यूनिट वेक्टर. तो क्या कहा जाता है, यूनिट वेक्टर. मैंने आपको ये हमने क्वेश्चन भी किया था, वेक्टर इन अ डायरेक्शन और वेक्टर पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, इन बोथ केस यू हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर. तो बेसिकली हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. इतनी बात समझ में आ रही है?
हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 टाइम्स है इस रिजल्टेंट वेक्टर के। मींस देखो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 2i कैप प्लस आई कैप दैट इज 3i कैप, पी जे कैप माइनस 2j कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस के कैप, ये तो आपका कैंसिल ही होगा। कोई भी वेक्टर जो पैरेलल होगा रिजल्टेंट वेक्टर के, कोई भी वेक्टर जो पैरेलल होगा रिजल्टेंट वेक्टर के विद मैग्नीट्यूड 5 वो क्या होगा, वो एक यूनिट वेक्टर होगा। तो पहले आपको क्या करना है, देखो आपने आर वेक्टर फाइंड कर लिया, आपने क्या फाइंड कर लिया, आर वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, आपने एक आर रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लिया, देन वी फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। वो क्या होगा, p का स्क्वायर क्या होगा 9, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, दैट इज √10 यूनिट। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर कैप, इस रिजल्टेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या थी, 3i कैप प्लस जे कैप। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, √10, तो इट इज इक्वल टू 3/√10i कैप प्लस 1/√10j कैप। यहाँ पे सारी बात समझ में आ रही है। देखो आपको जो फाइंड करना है वो एक यूनिट वेक्टर है और वो इसी वेक्टर की डायरेक्शन में। अगर ये यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, 5 यूनिट ऑफ दिस, जिसका मैग्नीट्यूड जो 5 टाइम्स है ऑफ दिस वेक्टर, तो इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये भी तो एक यूनिट वेक्टर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। एक वेक्टर जो है दूसरा वेक्टर जो है वो इसके पैरेलल है, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वेक्टर है ये भी आपका एक यूनिट वेक्टर होगा, जो वेक्टर है इसके पैरेलल है यानी कि इसी की डायरेक्शन में है वो भी एक यूनिट वेक्टर है। द ओनली डिफरेंस इज जो इसका मैग्नीट्यूड है इसका मैग्नीट्यूड इसका 5 टाइम्स है। मींस एनी वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 5 दैट इट बी एक्स वेक्टर, और वो क्या होगा 5 टाइम्स ऑफ आर कैप। पहले बताओ ये चीज समझ में आ गई। जैसे आपने ये वर्ड देखा इस क्वेश्चन में, जैसे आपने देखा पैरेलल टू द रिजल्टेंट, यानी कि जो वेक्टर आपको फाइंड करना वो पैरेलल है यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। इट मींस ये जो वेक्टर है आपका रिजल्टेंट ये एक यूनिट वेक्टर है, जो वेक्टर आपको फाइंड करना है वो भी एक यूनिट वेक्टर है, और ये जो वेक्टर है वो 5 टाइम्स है इस वेक्टर। पहले बताओ ये चीज समझ में आ गई। इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू बोथ आर सेम, दोनों में एक ही बात होती है कि जिसकी डायरेक्शन में है जिसके पैरेलल है वो एक यूनिट वेक्टर है। तो जितना उसका मैग्नीट्यूड है तो दैट इज एक्स कैप इज इक्वल टू 5 यूनिट। 5 यूनिट्स का मतलब 5 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ आर कैप, ये आपका आर कैप आ गया। व्हेन यू मेक अ नोट तो पहले भाई ये वाला स्टेप कर लो, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, फिर आप ये स्टेप 2 कर लो, ये आपका होगा स्टेप 2। स्टेप 2 को मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका स्टेप 2। फिर आपको ये स्टेप 2 में आपको पहले आर कैप फाइंड कर, फिर आपका आएगा स्टेप 3। स्टेप 3 को मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर, ये पूरा आपका स्टेप 3 है। पहले बताओ ये सारी चीज समझ में आ गई, ठीक है। इज इट क्लियर? जो वेक्टर आपको फाइंड करना है एनी वेक्टर पैरेलल टू दिस दैट विल बी दिस। तो देखो पैरेलल टू दिस आपने इसको फाइंड कर लिया, ठीक है। अब जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, दैट वेक्टर विल बी व्हाट, तो ये आपने उस वेक्टर को फाइंड किया और वो वेक्टर क्या होगा आपका एनी वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर दैट इज एक्स वेक्टर एंड इट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर। 5 टाइम्स आपने कर दिया तो यही आपका आंसर होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 3 जा 15/√10, या आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ आपको, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन इज द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. एडजेसेंट साइड्स गिवन है, तो लेट one side be a vector, that is 2i cap minus 4j cap plus 5k cap, and other side is vector b which is equal to I cap minus 2j cap minus 3k cap. Find the unit vector parallel to its diagonal. तो पहले तो आपको इसका डायगोनल फाइंड करना है. अब देखो दोनों क्वेश्चन में फर्क है. यहाँ पे लिखा हुआ कि जो आपको फाइंड करना वो एक यूनिट वेक्टर है. समझ में आ रहा है? जो आपको फाइंड करना वो एक यूनिट वेक्टर. तो यहाँ आप लिखोगे एक्स कैप इज इक्वल टू पैरेलल टू इट्स डायगोनल. मान लो डायगोनल जो है आपका वो एक रिजल्टेंट वेक्टर है. तो कहने से दैट एक्स कैप विल बी इक्वल टू आर कैप. बोलो यस और नो. अगर क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, अगर वो वेक्टर आप एक्स लेते हो तो एक्स कैप, वहां पे लिखा है यूनिट वेक्टर तो एक्स कैप. पैरेलल का मतलब जिसकी डायरेक्शन में है वो एक यूनिट वेक्टर, वो तो मैंने आपको अभी बताया. तो एक्स कैप इज इक्वल टू आर कैप. यहाँ पे मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है तो एक्स कैप इज इक्वल टू आर कैप. अब देखो इस प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था. प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो वहां पर क्या था, फाइंड अ वेक्टर. क्या यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखा है? नहीं. तो आपने इस वेक्टर को लिया था एक्स वेक्टर, आपने इसको एक्स कैप में लिखा था. ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड पैरेलल टू द, पर जैसे पैरेलल टू द तो जिसके वो डायरेक्शन में होगा वो एक यूनिट वेक्टर होगा. दैट्स फॉर श्योर. तो रिजल्टेंट को आपने आर कैप लिया और आपने कहा एक्स वेक्टर विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ आर कैप. ये क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? यहाँ लिखा हुआ फाइंड द यूनिट वेक्टर. तो यहाँ इस इक्वेशन को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो ये वेक्टर भी आपका होगा एक्स कैप इज इक्वल टू आर कैप. इज इट क्लियर? ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल. तो जो डायगोनल की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर, हमें उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा. तो जो हमारा आंसर होगा दैट इज एक्स कैप. लेट द डायगोनल बी आर कैप, आर वेक्टर. तो एक्स कैप विल बी इक्वल टू आर कैप एंड फाइंड इट्स एरिया. एरिया तो आप अभी बता दो मुझे क्या होगा. अगर आपको पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स गिवन है तो इसका एरिया क्या होना चाहिए? बोलो भाई. मैग्नीट्यूड ऑफ x1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ x2. नहीं, मल्टीप्लाई. अगर एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो एरिया क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर. और इनटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. इज इट क्लियर? ठीक है, क्रॉस करते हैं. ठीक है, गुड. तो आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दीज आर द टू एडजेसेंट साइड्स. एक आपका हो गया एक्स वेक्टर, एक हो गया आपका वाई वेक्टर. इसको एक्स लेना वाई लेना वो आप कुछ भी ले सकते हो. अगर एक्स वाई के साथ जाओगे तो ये आपका जो है ये आपका हो गया एक्स वेक्टर और ये हो गया आपका वाई वेक्टर. इज इट क्लियर? ठीक है. अब देखो जो आप बाय पैरेललोग्राम, बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा देखो ये आपके क्या है, कैन आई से दैट दीज आर को इनिशियल वेक्टर. देखो इसका भी इनिशियल पॉइंट यही है और इस वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट यही है. तो अगर इनिशियल पॉइंट सेम होता है तो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर जो कि डायगोनल है, कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर. यस और नो? ठीक है. तो जो आपको वेक्टर फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है? एक यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन में होगा. कैन आई से दैट दैट इज एक्स कैप इज इक्वल टू आर कैप. यस और नो? इज इट क्लियर? तो पहले आपको ये फाइंड करना फिर आपको एरिया फाइंड करना. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो जो आपका डायगोनल है दैट इज बी डी वेक्टर. वो क्या होगा? सम ऑफ दीज टू वेक्टर दैट इज बी ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर. बी ए हो गया आपका एक्स वेक्टर और बी सी हो गया आपका वाई वेक्टर. 2 + 1 3i कैप -4 -2 -6 j कैप 5 - 3 दैट इज +2 k कैप.
एंड लेट दिस डायगोनल BD वेक्टर इज Z वेक्टर। तो आपने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया। p का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 6 स्क्वायर 36 एंड 2 स्क्वायर 4। नाउ वी हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर। नाउ वी हैव टू फाइंड हियर यूनिट वेक्टर। So z cap is equal to z vector upon its magnitude, that is 3/7 I cap minus 6/7 j cap plus 2/7 k cap। अब जो आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पैरेलल टू द डायगोनल, वो किसके इक्वल होगा लैम्डा इंटू जेड कैप। यस और नो? लैम्डा इंटू जेड कैप। लैम्डा क्यों? क्योंकि आपको पता है पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, एक्स वेक्टर इज इक्वल